तो 12वीं अर्थशास्त्र एमपी बोर्ड के छात्र देखेंगे। अर्धवार्षिक का जो पेपर है उसमें 14वां क्वेश्चन आया है, प्रत्याशित निवेश एवं वास्तविक निवेश में अंतर बताइए। तो देखेंगे सामान्य रूप से प्रत्याशित निवेश और वास्तविक निवेश क्या होता है। तो सामान्य रूप से निवेश का अर्थ होता है निवेश, यानी इसको हम विनियोग भी बोलते हैं, विनियोग भी कहते हैं, विनियोग, इन्वेस्टमेंट, विनियोग। तो विनियोग हमेशा लाभ के उद्देश्य से किया जाता है या आय प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो किसी भी देश में या किसी भी अर्थव्यवस्था में जो सभी उत्पादक वर्ग होते हैं वो लाभ के उद्देश्य से या आय प्राप्त करने के उद्देश्य से निवेश करते हैं या वस्तुओं को उत्पादन करने में लागत लगाते हैं। तो वही होता है कि जब वो वर्ष के प्रारंभ में एक लाभ के उद्देश्य से या वस्तुओं की कितनी मांग रहने वाली है उस हिसाब से एक प्लान तैयार करते हैं और वो देखते हैं कि हमें इतनी लागत लगाना है। तो वो जो लागत लगाना है, जो व्यय करना है, वही निवेश कहलाता है। तो जितना अंदाजा लगाते हैं वो प्रत्याशित निवेश होता है और जो वर्ष के अंत में देखते हैं कि कितना निवेश या कितना व्यय हो चुका है वो वास्तविक निवेश कहलाता है। तो उसी हिसाब से हम इसका उत्तर देखेंगे। प्रत्याशित निवेश वह निवेश है जो निवेशकर्ता उत्पादक वर्ग लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से आय तथा रोजगार के किसी स्तर पर करने के लिए इच्छुक रहते हैं या करने के इच्छुक रहते हैं। वास्तविक निवेश वह निवेश है जो निवेशकर्ता लाभ के उद्देश्य से आय एवं रोजगार के विभिन्न स्तरों पर वास्तव में करते हैं। रोजगार का एक स्तर होता है और आय एवं रोजगार का एक स्तर होता है। उस स्तर पर उत्पादन के लिए व्यय किया जाता है। तो जो व्यय किया जाता है, वास्तव में जितना व्यय किया जाता है वही वास्तविक निवेश कहलाता है। तो देखेंगे आगे दूसरा अंतर। प्रत्याशित निवेश समग्र मांग का एक भाग है या समग्र मांग का एक अवयव है, एक घटक है, जबकि जो वास्तविक निवेश या वास्तविक विनियोग होता है वह समग्र पूर्ति का घटक होता है, समग्र पूर्ति का एक भाग होता है। तीसरा देखेंगे, प्रत्याशित निवेश का अनुमान वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में लगाया जाता है। तो प्रत्याशित निवेश कितना हो सकता है यह जानकारी वर्ष के प्रारंभ में प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इसका अनुमान है वर्ष के प्रारंभ में ही लगाया जाता है। हमारे यहाँ 31 मार्च जो मार्च की क्लोजिंग कहलाती है वो वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होता है। 31 मार्च क्लोजिंग का बोलते हैं, तो वो वर्ष का अंतिम दिन होता है और प्रारंभ दिन होता है 1 अप्रैल। ये वित्तीय वर्ष कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा समय होता है वित्तीय वर्ष। तो प्रत्याशित निवेश का अनुमान वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में लगाया जाता है, मतलब 1 अप्रैल या पूरे अप्रैल के समय या अप्रैल की पूरी तिमाही, शुरू की तिमाही। और वास्तविक निवेश की गणना वित्तीय वर्ष के अंत में यानी कि लास्ट की तिमाही में लगाया जाता है, यानी इसकी गणना की जाती होगी, इसका केवल अनुमान लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रत्याशित निवेश एवं वास्तविक निवेश में अंतर है। तो छात्र देखेंगे 14 का अथवा जो क्वेश्चन आया है वो पूछा गया है कि प्रभावपूर्ण मांग के 2 घटक लिखिए या प्रभावपूर्ण मांग के 2 घटक बताइए। तो पहले प्रभावपूर्ण मांग को समझेंगे क्या होती है एक चित्र द्वारा। ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है, ये होता है O बिंदु जिसका मान होता है 0।
एक्चुअली ये 0, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। तो प्रभावपूर्ण मांग होती क्या है? J.M. केन्स एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अपने आय एवं रोजगार के सिद्धांत में प्रभावपूर्ण मांग की बात की है, प्रभावपूर्ण मांग की बात बताई है कि प्रभावपूर्ण मांग उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पर समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति बराबर होती है। तो कैसे होती है, चित्र में देखेंगे। समग्र मांग इस तरीके से होती है, AD समग्र मांग, और समग्र पूर्ति जो होती है वो इस तरीके से होती है। थोड़ा और सुधार के बनाएंगे, AD ये समग्र मांग और ये समग्र पूर्ति वक्र है। समग्र पूर्ति वक्र एक समय जाके क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है, सीधा, इसको मान लो सीधा हो गया है। ये समग्र मांग है AD एग्रीगेट डिमांड, और ये इसको यहाँ AS एग्रीगेट सप्लाई वक्र। तो जिस बिंदु पर ये क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, इस बिंदु पर आय एवं रोजगार का निर्धारण होता है, और इस बिंदु को हम कहेंगे प्रभावपूर्ण मांग, और इस प्रभावपूर्ण मांग के बिंदु पर समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति बराबर है। तो ये दोनों ही इसके घटक हैं, समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड एवं समग्र पूर्ति, ये दोनों ही इसके घटक हैं प्रभावपूर्ण मांग के। तो अब इनका हम, क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर में आया है तो इनकी परिभाषाएं देनी पड़ेंगी। तो समग्र मांग पहला घटक है। समग्र मांग क्या कहलाती है? समग्र मांग मुद्रा की वह कुल आवश्यक राशि नहीं, समग्र मांग मुद्रा की वह कुल राशि है, मुद्रा की वह कुल राशि है जिसे अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक रोजगार के किसी स्तर पर नियोजित श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचकर प्राप्त करने की आशा करते हैं। तो मुद्रा की एक राशि है, कुल राशि है जिसे अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक वस्तुओं को बेचकर प्राप्त करने की आशा करते हैं, और वे वस्तुएं कहाँ से आती हैं? रोजगार के किसी स्तर पर नियोजित श्रमिकों द्वारा उत्पादित होकर। अब समग्र पूर्ति देखेंगे क्या कहलाती है। समग्र पूर्ति यह है, यानी कि समग्र पूर्ति मुद्रा की वह कुल आवश्यक राशि है। तो ये एक आवश्यक राशि है जो अर्थव्यवस्था के समस्त उत्पादकों को रोजगार के किसी स्तर पर नियोजित श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचकर अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए, अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। यानी जो ये जो है समग्र मांग, इसकी केवल आशा की जाती है, लेकिन समग्र पूर्ति क्या है? ये अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए, तभी रोजगार एवं आय का निर्धारण होगा। तो हम इस चित्र में अभी देख चुके हैं, इसमें देखो आय का रोजगार, मतलब आय एवं रोजगार का निर्धारण कहाँ स्थापित होगा। तो ये समग्र मांग है AD वक्र, और ये समग्र पूर्ति AS वक्र है। तो ये जिस बिंदु पर काट रहे हैं, इस पर E बिंदु है, E बिंदु से हम क्या करेंगे? एक लंब डालेंगे, तो ये X अक्ष पर जहाँ जाएगा यहाँ पर M बिंदु बनेगा, और M बिंदु आय एवं, यानी कि आय एवं रोजगार, आय एवं रोजगार दोनों का बिंदु होगा। इसी बिंदु पर आय एवं रोजगार का निर्धारण होता है। यहाँ पर हम बात करें कि OM मात्रा का उत्पादन होता है, OM मात्रा का ही विक्रय होता है, और OM रोजगार का स्तर है, और यही आय का स्तर है। तो इस तरीके से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। आप दोनों की परिभाषा दे सकते हैं, चाहे तो चित्र दे सकते हैं। यदि 4 नंबर में आ जाए तो चित्र सहित देना है। अगला प्रश्न देखेंगे 15वां प्रश्न आया है, उपभोग फलन क्या है? तो सामान्य सी परिभाषा, उपभोग फलन की परिभाषा पूछी गई है, या आपसे पूछा गया है कि उपभोग फलन क्या होता है। तो देखेंगे उपभोग फलन। यहाँ पर जो शब्द फलन शब्द है,
फलन। फलन शब्द का मतलब होता है, ये गणित की भाषा से कलन फलन से लिया गया है। कलन फलन या चलन इस तरीके से लिया गया है। तो इसका जिसका अर्थ होता है कारण एवं परिणाम, कारण एवं परिणाम के बीच संबंध होना। तो कोई भी परिणाम है उसके पीछे क्या कारण है ये कौन बताता है, ये फलन बताता है, यानी फंक्शन बताते हैं। फंक्शन, फलन को अंग्रेजी शब्दों में फंक्शन कहेंगे, फंक्शन। तो इस तरीके से देखेंगे कि जो राष्ट्रीय आय होती है उसका कुल उपभोग व्यय से संबंध होता है। तो वो किस प्रकार फलनात्मक संबंध होता है उसी के बारे में हमें ये बोलना है, बताना है। तो देखेंगे उपभोग फलन आय एवं उपभोग व्यय के बीच फलनात्मक संबंध को बताता है। दूसरे शब्दों में उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति, उपभोग फलन को उपभोग प्रवृत्ति भी कहते हैं। आय एवं, आय यहाँ पर आय का मतलब है राष्ट्रीय आय, आय एवं उपभोग व्यय के बीच संबंध को बताता है। सीधी सी बात है। उपभोग फलन, उपभोग प्रवृत्ति, उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति आय एवं उपभोग व्यय के बीच संबंध को बताता है। इसका सूत्र क्या होता है, C बराबर F कोष्टक में Y, जहां पर C बराबर उपभोग व्यय है, F बराबर फलन या फंक्शन है और Y बराबर राष्ट्रीय आय है। और स्पष्ट करेंगे, अतः उपभोग फलन यह बताता है कि आय में तथा कुल उपभोग व्यय में किस प्रकार संबंध है या किस प्रकार संबंध होता है। अर्थात आय में परिवर्तन से उपभोग व्यय में किस प्रकार परिवर्तन होते हैं यह बताता है, यह बताता है। तो ये है उपभोग फलन। उपभोग फलन की दो तकनीकी विशेषताएं होती हैं। यदि ये क्वेश्चन आगे 4 नंबर में आता है तो हम वो भी देख ले रहे हैं। तकनीकी विशेषताएं, नंबर 1 तकनीकी विशेषता होती है उपभोग की औसत प्रवृत्ति, उपभोग की औसत प्रवृत्ति, इसे हम APC कहेंगे। एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, एवरेज औसत, प्रोपेंसिटी प्रवृत्ति, कंज्यूम उपभोग। तो इसका मतलब होता है C/Y, APC बराबर C/Y। यानी कि उपभोग की औसत प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, कुल उपभोग व्यय एवं कुल राष्ट्रीय आय के बीच अनुपातिक संबंध, यही परिभाषा बन जाएगी। और दूसरी विशेषता होती है उपभोग की औसत प्रवृत्ति, नहीं औसत प्रवृत्ति तो हम बोल चुके, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, सीमांत प्रवृत्ति। इसका सूत्र होता है यानी कि MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, और इसका सूत्र होता है डेल्टा C/डेल्टा Y। यानी इसका मतलब होता है आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, आय में अनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, आय में अनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोग में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन। तो ये दोनों अनुपातिक परिवर्तन यानी आय में अनुपातिक परिवर्तन और व्यय में अनुपातिक परिवर्तन का अनुपात है, यानी कि बटे में रखा गया है। तो ये दोनों इसकी तकनीकी विशेषताएं होती हैं। तो ये लगभग आप इतना पूरा उत्तर 4 नंबर के लिए याद रखेंगे। बाकी 2 नंबर में आप इतना सूत्र तक दे सकते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का ही, अथवा
जो पूछा गया है समग्र मांग क्या है, तो समग्र मांग की परिभाषा वैसे तो हम पिछले प्रश्न में लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी परिभाषा देंगे। तो समग्र मांग की परिभाषा देंगे, समग्र मांग कीमत, इसको कीमत भी बोलते हैं। समग्र मांग कीमत कुल प्रत्याशित आय है, कुल प्रत्याशित आय है। तो ये हम पिछली परिभाषा में बोल भी चुके हैं कि प्रत्याशित आय है या जिसकी आशा की जाती है। तो जिसकी अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक रोजगार के किसी स्तर पर, रोजगार के किसी स्तर पर नियोजित श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तु को बेचकर प्राप्त करने की आशा करते हैं। इसके घटक बता सकते हैं हम। तो समग्र मांग के घटक होते हैं कुल उपभोग व्यय C, कुल विनियोग व्यय I, सरकारी व्यय G, इसको हम G साइन देते हैं, और शुद्ध निर्यात X। तो इस तरीके से इसके घटक होते हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न देखेंगे 16। क्वेश्चन आया है मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं। तो सीधा उत्तर है, पहले इसको समझेंगे। मांग की कीमत लोच, अर्थशास्त्र में अध्ययन इसी का किया जाता है, मांग की कीमत लोच का। और कीमत लोच की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि मांग का जो नियम है, मांग का नियम, यह वस्तु की कीमत P और मात्रा Q यानी कि मांग, इनके बीच विपरीत संबंध को बताता है, विपरीत संबंध को बताता है। और ये नहीं बताता कि यदि कोई किसी वस्तु की कीमत, यानी किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है, लेकिन कितनी बढ़ती है ये नहीं बताता। कितनी बढ़ती है ये कौन बताता है, मांग की लोच। तो इसीलिए मांग का नियम केवल दिशा को बताता है, वस्तु की मांग एवं कीमत के बीच विपरीत दिशा को। ये नहीं बताता कि यदि किसी दिशा में बदलते हैं तो कितना बदलते हैं। तो उसके लिए मांग की लोच का विचार दिया जाता है, कीमत लोच का। तो मांग की कीमत लोच की परिभाषा देखेंगे। मांग की कीमत लोच यह बताती है कि किसी वस्तु की कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन को प्रतिशत परिवर्तन भी कहेंगे। प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में कितना अनुपातिक परिवर्तन होता है, यानी किसी वस्तु की कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में कितना अनुपातिक परिवर्तन होता है। इसका सूत्र होता है मांग की कीमत लोच का, EP बराबर, यानी कि लोच बराबर वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन बटे वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन। तो ये हो गया आपका 2 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर। तो क्वेश्चन 16 का अथवा आया है, निम्न स्तरीय वस्तुएं किसे कहते हैं। निम्न स्तरीय वस्तुएं या निम्न किस्म वस्तुएं या घटिया वस्तुएं। तो देखेंगे क्या होती हैं। निम्न स्तरीय वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत घट जाने पर भी मांग में वृद्धि नहीं होती। क्या होता है, जो सामान्य वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत घट जाने पर मांग बढ़ती है, लेकिन इन वस्तुओं की कीमत घट जाने पर भी मांग में वृद्धि नहीं होती है, अर्थात इन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। सर रॉबर्ट गिफिन ने बताया कि घटिया वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। यदि लागू नहीं होता है, अर्थात यदि इन वस्तुओं की कीमत घट जाए तब भी मांग में वृद्धि नहीं होती, बल्कि मांग घट जाती है। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि कीमत घट जाने से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है और उपभोक्ता बढ़ी हुई आय से उच्च किस्म की वस्तुएं खरीदते हैं। इसलिए चूंकि सर रॉबर्ट गिफिन ने बताया है इन घटिया या निम्न स्तरीय वस्तुओं के बारे में, तो इन वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं भी
कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि गिफन वस्तुएं क्या हैं, तो यही क्वेश्चन है, निम्न स्तरीय वस्तुएं किसे कहते हैं या गिफन वस्तुएं किसे कहते हैं, क्योंकि गिफन ने ही बताया इन वस्तुओं के बारे में कि इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। तो पूरा उत्तर इस प्रकार है। वीडियो रोककर क्वेश्चन नोट यानी उत्तर नोट कर सकते हैं।